सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश यानी MPPSC प्री के टॉप 25 क्वेश्चन जियोग्राफी से जो रिलेटेड हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा पहुंचाया जाता है। बाकी और भी अन्य गैसों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन उनमें सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है और ये आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं। पहली है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और ये 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सतह से 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओके। और इसी एरिया में सबसे अधिक डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आंधी, तूफान, वर्षा, सब कुछ ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ट्रोपोस्फियर से अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को हम बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल में ताप समान रहता है, ऊपर की ओर बढ़ने पर थोड़ा सा ताप में वृद्धि होती है। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर O3 होती है, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ओजोन लेयर का काम होता है कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करना। इन्हीं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों के कारण से हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि समताप मंडल में। लेकिन जो कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके द्वारा इस ओजोन परत में क्या किया जा रहा है, कंटिन्यू छेद किया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतना क्लियर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा समताप मंडल की एक विशेषता और है कि यहाँ मौसम साफ रहता है। एटमॉस्फेयर शांत होने के कारण से यहाँ पे प्लेन, एरोप्लेन, लड़ाकू विमान सबके सब समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ही अपनी उड़ान भरते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है। गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है। तो गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें हैं। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये क्या होती है। सो ये होती है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी के जो बीच वाली रेखा है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। पृथ्वी के बीच वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा में तो ये कहलाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये कहलाएगा आपका साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर है। अब जब दक्षिण में आप जाओगे, दक्षिण में ये जो है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं 90 उत्तर की ओर होती हैं और 90 दक्षिण की ओर होती हैं। ठीक है, तो 90 अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेटिट्यूड लाइंस जिन्हें हम बोलते हैं। और
विषुवत रेखा से इक्वेटर से नीचे की ओर जाने पर 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिणी यानी कि साउथ की। तो देखिएगा ये दक्षिण जो विषुवत रेखा के नीचे का जो भाग है वो साउथ कहलाएगा। तो दक्षिण में नीचे की ओर चलने पर 40 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश के बीच, 40 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे पृथ्वी नहीं पाई जाती बल्कि समुद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्र यानी कि सी पाया जाता है। अब जब समुद्र पाया जाता है तो यहाँ पे पर्वत पहाड़ नहीं पाए जाते। जब पर्वत पहाड़ नहीं पाए जाते तो पवनों को रोकने वाला कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अन्य जगहों पे क्या होता है, पर्वत पठार पाए जाते हैं जिसके कारण से पवनें उन पर्वत पठार से टकराकर उनकी गति हो जाती है धीमी। लेकिन अगर बात करें दक्षिण में 40 से 50 डिग्री, तो यहाँ पे पृथ्वी के भूभाग यानी पर्वत पठार नहीं पाए जाते, यहाँ केवल समुद्र पाया जाता है। जब समुद्र पाया जाता है तो 40 से 50 डिग्री के मध्य पवनों की जो गति होती है, पवनों की जो गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। इस कारण से 40 से 50 डिग्री के बीच की पवनों को हम बोलते हैं क्या? गरजता चालीसा। 40 से 50 डिग्री के बीच की पवनों को बोला जाता है गरजता चालीसा। इतना क्लियर हो गया? तो गरजता चालीसा कहाँ चलती है? 40 से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों के बीच, 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो पवनें चलती हैं उन्हें गरजता चालीसा कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं प्रचंड 50। तो ये जो 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, ये जो 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, इसके आसपास जो पवनें चलती हैं उन्हें प्रचंड 50 कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांश के आसपास चलने वाली पवनों को प्रचंड 50 कहा जाता है। और अब बात करते हैं हम चीकता साटा। तो देखिए 50 डिग्री से आगे अक्षांश रेखा होती है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के आसपास जो तीव्र पवनें चलती हैं, जो तीव्र झंझावत पवनें चलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम चीकता साठा। तो चीकता साठा कहाँ चलती हैं? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास की जो पवनें हैं उन्हीं को चीकता साटा कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास चलने वाली पवनों को प्रचंड 50 कहा जाता है, एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास चलने वाली पवनों को चीकता साठा के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये कहलाती है आपकी गरजता। तो कहाँ चलती है? तो हमने देखा ऊपर की ओर नॉर्थ है और नीचे की ओर क्या है? साउथ। तो दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ से कहाँ तक? 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलने वाली पवनों को ही गरजता चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीकता साठा कहा जाता है। आई होप ऑल क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया? तो अब हम इस क्वेश्चन को फिर से देखने की कोशिश करते हैं। गरजता चालीसा क्या है? तो देखिए गरजता चालीसा या प्रचंड 50 क्या है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड 50 या चीकता साठा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवनें कहलाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फाल्फा एक प्रकार की घास होती है। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास होती है जिसे हम चारा भी कह सकते हैं। और इस घास में क्या होता है? इस घास में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस विटामिन, विटामिन बी, सी, के, ये सारे के सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। मतलब अल्फाल्फा एक प्रकार का घास होती है, इसका प्रयोग हम पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। अल्फाल्फा घास का प्रयोग हम पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और भी बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा। अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो ये
पिक लगी हुई है अल्फाल्फा। तो अल्फाल्फा इस प्रकार की घास होती है, इस प्रकार की प्रजाति होती है और इसकी खेती की जाती है और चारा के रूप में इसको उगाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समान वर्षा वाले, तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। मानचित्र में समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट यानी समवर्षा रेखा भी जिसे हम कहते हैं। आइसोबार क्या होता है। तो आइसोबार होता है समान वायु दाब, समान या सम वायु दाब, समान वायु दाब को जोड़ने वाली रेखा। आइसोबार क्या होती है, मानचित्र पर जहां जहां समान वायु दाब होता है उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोबार यानी कि समदाब रेखा कहलाती है। आइसोहाइट क्या होती है, समान वर्षा वाले मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। आइसोथर्म क्या होता है, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। आइसोथर्म को ही हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं, समताप रेखा आइसोथर्म। और लास्ट बचा है आपका आइसोहेलाइन। तो आइसोहेलाइन मानचित्र में समान लवणता वाले जो समुद्र होते हैं, मानचित्र में जो समान लवणता वाले समुद्र हैं यानी खारेपन वाले जो पानी हैं उनको जोड़ने वाली रेखा, मानचित्र में समान लवणता वाले समुद्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया। लवणता का मतलब होता है साल्ट यानी खारापन, यानी कि समान खारेपन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। तो आइसोबार क्या होता है, समवायुदाब रेखा। आइसोहाइट क्या होती है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। आइसोथर्म क्या होता है, समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। और आइसोहेलाइन क्या होता है, समलवणता यानी कि समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं। तो देखिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो है आपका गंगोत्री, ये है आपका गंगोत्री और ये है आपका सतोपत हिमानी। ठीक है, अब गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, यहां से निकलती है भागीरथी, तो भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। और सतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा, तो अलकनंदा निकलती है आपकी सतोपत हिमानी से। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में आके मिलती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा की ये जो शाखा है देवप्रयाग से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर हो गया। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी, सतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी और दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही ये नदी क्या कहलाती हैं, दोनों नदियों की शाखा गंगा नदी कहलाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला स्थित है, तो भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। भारत के केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर प्रमुख रूप से यहाँ पे अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है। ओके, और ये जो सबरीमाला मंदिर है जो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, तो तिरुअनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुअनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान अयप्पा के लिए ये मंदिर बहुत ही समर्पित है। और इस मंदिर, तो आपको पता है केरल, तो केरल को अगर आप मैप में देखो,
इस प्रकार से मैप में देखो तो मैप में ये केरल है और केरल में इस साइड जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की जो सहायक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट पर्वत की जो सहायक पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं पर आपका स्थित है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर पश्चिमी घाट की सहायक पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। ओके, और क्या केरल के बारे में अगर हम और जानकारी देखें तो चलिए और जानकारी देखते हैं ये किस प्रकार से दिखता है। तो ये आप जो देख रहे हो डायग्राम, यही है आपका केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर। और सबरीमाला मंदिर डिस्प्यूट आपको पता ही होगा, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि सबरीमाला मंदिर में चूंकि यहाँ पे महिलाओं का, लड़कियों का या महिलाओं का जो 10 से लेके 50 साल तक की हैं उनको यहाँ पे बैन है। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट से उनकी जीत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल महिलाओं को भी सबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो अभी भी ये थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी का पोर्ट कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी का पोर्ट कहलाता है? तो देखिए, विश्व की सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। ब्राजील में विश्व की सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कॉफ़ी का उत्पादन इतना अधिक होता है कि उनको निर्यात करना पड़ता है, यानी कि एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो ब्राजील के जिस बंदरगाह से कॉफ़ी को निर्यात किया जाता है एक देश से दूसरे देश में, उसको बोलते हैं सेंटोस। तो सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस को ही क्या बोलते हैं? कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटोस बंदरगाह ही विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है और ये सबसे बिजी, यानी साउथ अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील। तो ये सेंटोस जो बंदरगाह है ये साउथ अमेरिका का सबसे बिजी बंदरगाह है। अगर मैप के थ्रू हम इसे जानने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये है साउथ अमेरिका का मैप। और साउथ अमेरिका में ये जो है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में टोटल 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं। तो उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है आपको? ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। ओके, और सबसे ज़्यादा खास बात क्या है ब्राज़ील की? तो ब्राज़ील में अमेजन नदी कहाँ से बहती है? ब्राज़ील से बहती है, ठीक है। अमेजन नदी ब्राज़ील से बहती है। और इसके अलावा क्या है? एंडीज विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, कोलंबिया से ये चिली होती हुई ऐसी फैली है एंडीज। तो एंडीज पर्वतमाला भी कहाँ पाई जाती है आपकी? तो साउथ अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। ये जो मैंने बनाया है यही कहलाता है आपका एंडीज पर्वतमाला। ओके, तो एंडीज पर्वतमाला। इसके अलावा चिली में सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, अटाकामा मरुस्थल। और आप देखिएगा ये एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत में यहीं से निकलती है आपकी अमेजन नदी। ये देखिए ये जा रही है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती हुई ब्राज़ील से होती हुई और विषुवत रेखा इक्वेटर के मुहाने पे खुलती है, इक्वेटर के मुहाने पर। तो ये अमेजन नदी है और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की पहले नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। और साउथ अमेरिका यानी ब्राज़ील की नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी? तो हम बात कर रहे थे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटोस कहाँ पे है? तो देखिए ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील में यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है। ब्राज़ील में यहाँ पे एक बंदरगाह है और उसी को बोलते हैं सेंटोस। तो ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? विश्व की कॉफ़ी राजधानी या सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश कहा जाता है। और यहीं पे सेंटोस बंदरगाह है और सेंटोस पोर्ट को ही क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट, क्योंकि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो है सेंटोस पोर्ट से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये इमेज भी आपके सामने है, यही है सेंटोस पोर्ट की पिक। ओके, जिसे कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डीला खान है। तो बेला डीला खान कहाँ पे है? तो बेला डीला खान है छत्तीसगढ़ में। बेला डीला खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में ये खान है। और बेला डीला खान लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेलाडीला खान लोहे अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बेलाडीला नाम क्यों पड़ा? तो बेलाडीला नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो बेलाडीला पर्वत की श्रृंखला है ये बैल के कुवड़ की तरह उभरी हुई है। किस प्रकार से उभरी हुई है? बैल के कुवड़ की तरह उभरी हुई है। इस कारण से इन पर्वतों को जहां लोह अयस्क पाया जाता है तो बैल के कुवड़ की तरह उभरी हुई होने के कारण से इसको क्या नाम दिया गया है? बेलाडीला के नाम से जाना जाता है। तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है और लोहे की खानें हैं। यहाँ से उत्तम कोटि का लोहा उत्पादित किया जाता है और उसका निर्यात एक्सपोर्ट अधिकतर जापान को किया जाता है। इसी बेलाडीला में एक आकाश नगर चोटी है। कौन सी चोटी है? आकाश नगर। और ये जो आकाश नगर चोटी है ये बेलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं आकाश नगर चोटी पे सबसे ज़्यादा लोह अयस्क पाया जाता है। आकाश नगर चोटी में सबसे अधिक लोह अयस्क पाया जाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो अभ्रक यानी कि माइका का उत्पादन भारत में किया जाता है। अभ्रक यानी माइका का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका का उत्पादन करता है। विश्व का 60% से अधिक अभ्रक यानी माइका का उत्पादन भारत में किया जाता है। यानी कि भारत अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 है। भारत अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 है और सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन सेकंड नंबर पे राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद बिहार में लाल रंग के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अब ये अभ्रक होता क्या है? तो अभ्रक एक पारदर्शक, जिसे हम बोल सकते हैं रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता, एक प्रकार का पदार्थ होता है। भारत में अभ्रक का ज़्यादा उपयोग ना होने के कारण से अधिकांश भाग अभ्रक का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब दूसरे देशों को भेज दिया जाता है। ओके, अब अभ्रक का उपयोग क्या है? तो अभ्रक ऊष्मा रोधी एवं विद्युत रोधी एक पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग अग्नि भट्टी में किया जाता है, इसका उपयोग कंडेंसर में किया जाता है, इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है, इसका उपयोग उपग्रह में किया जाता है। तो बहुत सारे विद्युत उपकरणों में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? तो देखिएगा, अगर मैं मैप बनाऊं तो पूर्वोत्तर भारत का अगर मैं मैप बनाऊं तो इंडिया को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंडिया हो जाएगा, ठीक है, और ये देखिएगा, अरे हाँ ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ क्षेत्र है ये कहलाता है आपका सिक्किम। क्या बोलते हैं इसको हम? सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है। सिक्किम के इस साइड अगर आप देखो तो इस साइड है नेपाल और इस साइड है भूटान, ये भूटान है, और सिक्किम के ऊपर क्या है? तो चाइना है, चाइना है। तो क्वेश्चन अब आप देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नेपाल, नेपाल बिल्कुल है, भूटान, तो सिक्किम भूटान को भी टच कर रहा है। भूटान देखिए कहाँ है? सिक्किम के राइट में, तो ये भूटान है, और सिक्किम के ऊपर क्या है? चाइना। तो नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान और चीन को किसकी सीमा मिलती है? तो देखिए सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4। तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चाइना से भी मिलती है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अब देखिएगा मैप के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये मैप है, ये गूगल मैप मैंने लिया हुआ है। तो गूगल मैप में अगर आप देखो, गूगल मैप में अगर आप देखो तो ये है सिक्किम, ठीक है, इस साइड नेपाल है और ये है आपका सिक्किम।
तो सिक्किम के साइड क्या है, तो ये नेपाल है, इस साइड क्या है, भूटान है, और ऊपर की ओर क्या है, तो ऊपर की ओर है चाइना। तो सिक्किम राज्य की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। ये देखिए, ये भारत का मैप है और ये है आपका सिक्किम। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिक्किम, ये रहा, ये नेपाल है, इस साइड भूटान है और ऊपर क्या है, चाइना। ऊपर क्या है, चाइना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में बस रोजगार को शामिल नहीं किया जाता। किसको शामिल नहीं किया जाता, रोजगार को पैमाना नहीं बनाया जाता। तो रोजगार को आप हटा दीजिए, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में रोजगार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसी के आधार पर तैयार किया जाता है क्या, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है। और कौन सी संस्था इसको तैयार करती है, तो उसका नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसमें 3 पैमाने के आधार पर यह जारी किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1 अप्रैल 1974 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1974 से ये स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 1979 को ये समाप्त होनी थी, लेकिन ये 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम जनता पार्टी सरकार आ गई थी। तो जनता पार्टी सरकार ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसको 1 साल पहले यानी कि 1978 में समाप्त कर दिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर बनना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर बनना था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका सही हो जाएगा। एक खास बात और है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 4.4% था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था और अचीव कितना किया गया था, तो 4.9% अचीव किया गया था, यानी कि ये योजना सक्सेसफुल रही। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, उड़ीसा में 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तलचर कोयला क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये उड़ीसा के अनुलुग जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के अनुलुग जिले में तलचर कोयला क्षेत्र स्थित है और 500 वर्ग किलोमीटर में स्थित भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी ये कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार 2020 में भी ये पृथ्वी दिवस मनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में अर्थ एंथम एक भारतीय राजदूत के द्वारा गाया गया था। उसका नाम क्या था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, उसका नाम क्या था, आप मुझे वहाँ से देख के बताइए। उनका नाम था अभय कुमार। ओके, क्लियर हो गया। तो वो राजदूत हैं, उनके द्वारा ये गीत जो है लिखा गया था, अर्थ एंथम यानी पृथ्वी गान। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं।
तो पिग्मी एक प्रकार की जनजाति होती है। पिग्मी एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। पिग्मी एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि विषुवत रेखा, मतलब विषुवत रेखा के पास जो देश होते हैं वहाँ पे ये अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। इनका कद छोटा होता है, छोटे कद के ये होते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि ये वर्षा वाले वनों में पाए जाते हैं और ये जो अपने घर हैं ये पेड़ के ऊपर बनाते हैं। पेड़ के ऊपर ये अपने घर बनाते हैं जिनको मोंगसुरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेड़ के ऊपर घर बना के ही रहते हैं पिग्मी। तो पिग्मी पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वन, और स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? कांगो जो देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कौन सा देश? कांगो। तो कांगो देश के जो विषुवत रेखीय वर्षा वन है वहाँ पे ये पिग्मी लोग पाए जाते हैं। हम इसे मैप के थ्रू समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का मैप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो मैप है ये आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। ओके, अब देखिए इस अफ्रीका महाद्वीप के मैप में ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है, एक तो ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो स्थान आता है अफ्रीका का स्थान आता है। तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका में ये विषुवत रेखा जो है, देखिए विषुवत रेखा यहाँ से निकली है, इस प्रकार से ये विषुवत रेखा निकली है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा गुजरी है और इसके नीचे 23.5 डिग्री ये मकर रेखा गुजरी है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं यहां से गुजरती हैं। अब विषुवत रेखा में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। सबसे अधिक तापमान पाए जाने के कारण से जो भी विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं वहां साल भर वर्षा होती रहती है, और जिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होगी तो वहां पे वन भी कैसे होंगे? तो वहां के जो वन होंगे वो वन भी कैसे होते हैं? घने वन पाए जाते हैं। तो कांगो क्षेत्र में सबसे अधिक ये कांगो नदी निकलती है। देखिए कांगो नदी है, ये कांगो से एक कांगो नदी, ठीक है ना, ये कांगो नदी निकलती है। तो कांगो नदी में सबसे अधिक घने वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कांगो गणराज्य में ही पिग्मी जनजाति इन्हीं घने वनों में पेड़ के वृक्ष के ऊपर निवास करती है। ओके, तो कांगो गणराज्य में ही पिग्मी जनजाति आपकी पाई जाती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? नील नदी। ये भी कहाँ पे है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है। ओके, क्लियर हो गया? और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ये नुकीला सा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, तो इन तीनों देशों को मिला के ही क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपकी है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है, चलिए देखते हैं, ये देखिएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और इस साइड जो ओशियन है उसे बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में ही इस प्रकार से ये जो वॉल पाई जाती है, ये जो दीवार पाई जाती है, इसी को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये मूंगा नाम के कीड़े की है ना, मूंगा जिसे बोलते हैं कोरल रीफ भी बोलते हैं इसको हम। तो मूंगा नाम के कीड़े से मिलकर बनी होती है। ये मूंगा नाम का कीड़ा समुद्र में पाया जाता है और एक कीड़ा मरने पे उसके ऊपर दूसरा कीड़ा बैठ जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से बने होते हैं। इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं, तो समुद्र से ऊपर तक ये बढ़ते जाते हैं। जो भारत का लक्षद्वीप है वो भी किससे मिलकर बना है? तो भारत का लक्षद्वीप भी मूंगे की चट्टानों से, यानी कि मूंगा नामक कीड़े से, जिसे हम प्रवाल कीड़ा भी बोलते हैं या कोरल भी बोलते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी रीफ है जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के
उत्तर पूर्व में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम इसे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा, ये है, ये सैटेलाइट की इमेज ली है मैंने, सैटेलाइट की इमेज है, और सैटेलाइट की इमेज में ये आपको दिख रही होगी, ये भूमि तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये भूमि तो हो गई भाई ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये संरचना जो आपको दिख रही है, यही है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये किससे मिलके बनी है, तो ये मूंगा या कोरल नाम के कीड़े से मिलके बनी है, इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा, इसलिए इसका नाम कोरल रीफ भी कहा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि समुद्री तूफानों से, आंधी तूफानों से ये ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करती है, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पाई जाती है, और इसी को बोलते हैं हम पैसिफिक ओशियन। तो कहाँ पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये समुद्र के अंदर से, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अंदर आप जाओगे, अंदर आप जब डुबकी लगाओगे तो अंदर से बहुत ही रंग बिरंगी, और इसके चारों ओर मछलियों का जमघट लगा रहता है, ठीक है ना। तो जो मूंगा चट्टानें होती हैं या ग्रेट बैरियर रीफ होता है, उसे मछलियों का पनागाह भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी मछलियां जब छोटी मछली को खाने के लिए आती हैं तो वो इस ग्रेट बैरियर रीफ में ही अपने घर बनाती हैं, और अपने अंडे भी इसी ग्रेट बैरियर रीफ में देती हैं। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहा जाता है, मछलियों का पनागाह कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है चाइना में। कहाँ किया जाता है, चीन। तो चीन सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका भारत। तो रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो इनमें से जो चिपको आंदोलन का जो नेता माना जाता है वो माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीदास, गौरा देवी, ये सब किससे, ये सारे के सारे नेता चिपको आंदोलन के लिए फेमस हैं। चिपको आंदोलन 1973-74 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जो उत्तराखंड में एक ठेका दिया जाता था, तो उत्तराखंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहाँ पे बहुत सारे वन, सुंदर वन पाए जाते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वन, बहुत सारे पेड़ पौधे आज भी वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा था। जब काटा जा रहा था तो वहाँ पे एक गौरा देवी करके हैं, गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और 1974 की बात है, 1974 की बात है। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से जाकर चिपक गई थी। पेड़ों से जाकर जब वो चिपक गई थी, क्योंकि उनको पेड़ को कटने से रोकना था, तो वहाँ से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन फैल गया। फाइनली उस समय की जो जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को ये निर्णय लेना पड़ा। एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने बोला कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उत्तराखंड के, वो बिल्कुल सही हैं और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो फाइनली सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो बहुत ही फेमस आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो रेड डाटा बुक जारी की जाती है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि IUCN। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN 1963 से, कब से, 1963 से रेड डाटा बुक को लॉन्च करती है, रेड डाटा बुक को जारी करती है। और इस रेड डाटा बुक में जो भी पेड़ पौधे
पशुओं की जो जनजातियां विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पे हैं या संकटग्रस्त हैं, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में जीव जंतुओं जो विलुप्ति के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं या संकटग्रस्त हैं या पेड़ पौधों की जनजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति के कगार पे हैं, उनको आपका शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक जारी की जाती है IUCN के द्वारा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भारतीय वन अनुसंधान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो मूल शाखा है यानी कि मुख्य शाखा है वो तो है आपकी देहरादून में, देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में इसकी मुख्य शाखा है जहाँ पे ये वन्य जीवों के संबंध में, फॉरेस्ट के संबंध में अनुसंधान, रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो भारतीय वन अनुसंधान की मूल शाखा है देहरादून में। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में इसकी एक शाखा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भारतीय वन अनुसंधान की शाखा स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिले में भारतीय वन अनुसंधान की एक शाखा स्थित है और इसका संचालन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। 109 गुना सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। ओके, चलिए, तो 109 गुना बड़ा है। ओके, ये सन है और सन से अर्थ कौन से नंबर पे आता है? तो चौथे नंबर पे आता है। सूरज से पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तो चौथे नंबर का ग्रह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून यानी कि वरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वरुण यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर सूरज से दूरी के क्रम में देखा जाए तो नेपच्यून का जो स्थान है वो 8वें नंबर पे आता है। 8वें नंबर पे ये सूरज से दूरी के स्थान पे आता है। और अगर साइज की बात की जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेपच्यून चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो नेपच्यून तीसरे नंबर का सबसे अधिक द्रव्यमान वाला प्लैनेट कहलाता है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है। चलिए मैप के थ्रू इसको देखते हैं। तो आइए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये आप देख रहे हैं हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। ओके, अब सोलर सिस्टम में ये तो है सन। सन के बाद क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद वीनस यानी कि शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? यहाँ पे अर्थ है, फिर मार्स यानी मंगल है, फिर बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है यानी कि बहुत बहुत छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह यहाँ पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में। फिर जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद फिर सैटर्न आता है जिसके चारों ओर रिंग पाई जाती हैं। फिर आता है आपका यूरेनस और फिर आता है आपका नेपच्यून। तो नेपच्यून सूरज से बहुत अधिक दूरी पर है, इस कारण से ये सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। और यहाँ पे मीथेन वगैरह बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम। तो नेपच्यून का जो रंग है ना वो कुछ कुछ हरा है, तो इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। तो सूरज से दूरी के हिसाब से ये 8वें नंबर का ग्रह है। और साइज के हिसाब से देखा जाए तो साइज के हिसाब से पहले नंबर पे आता है कौन? जुपिटर। ये पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे सैटर्न का साइज बहुत बड़ा है। सेकंड नंबर पे सैटर्न, थर्ड नंबर पे यूरेनस का साइज बड़ा है और चौथे नंबर पे आता है नेपच्यून। तो साइज के हिसाब से नेपच्यून चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर हो गया? अगर पांचवें ग्रह की बात की जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है साइज के हिसाब से, वो है आपका अर्थ। पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पांचवा। ठीक है भाई, पांचवें नंबर पे आपका पृथ्वी आता है। तो ये तो हो गया सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस यानी कि
शुक्र, याद रखना। ये देखो सेकंड नंबर पे क्या है, वीनस यानी कि शुक्र। तो हमारा सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। अब आपका क्वेश्चन बनेगा शुक्र क्यों है, क्योंकि सूरज के सबसे अधिक नजदीक तो मर्क्यूरी यानी कि बुध है, तो बुध में सबसे अधिक टेम्परेचर सूरज से मिल रहा होगा, तो बुध को सबसे अधिक गर्म होना चाहिए। फिर वीनस यानी कि शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह कैसे हो गया, देखिए वीनस के चारों ओर, वीनस जो है शुक्र के चारों ओर CO2 गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शुक्र ग्रह के चारों ओर यानी कि वीनस प्लैनेट के चारों ओर जमी हुई है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से ये सूरज की जो ऊष्मा है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस से कहाँ भेज देती है, वीनस पे। तो वीनस पे भेजने के कारण से वीनस का टेम्परेचर बहुत अधिक है, लगभग 300-400 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, तो वीनस को कहा जाता है सोलर सिस्टम का सबसे अधिक गर्म ग्रह, जबकि नेपच्यून को कहा जाता है सोलर सिस्टम का सबसे अधिक ठंडा ग्रह। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां संपन्न हुई। तो ये एमपीपीएससी में 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। तो 102वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय संपन्न हुई थी कहां, मुंबई में। तो उसका आंसर था मुंबई। ठीक है, लेकिन अब 2020 की अगर हम बात करें तो 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपन्न हुई थी। 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब संपन्न हुई थी, 3 जनवरी से 7 जनवरी 2020। तो अभी वर्तमान में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हो चुकी है जनवरी महीने में, 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच। और कहाँ हो चुकी है, तो बेंगलोर में। तो ये क्वेश्चन आपको करंट का आ सकता है, बेंगलोर में संपन्न हुई 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो जाने माने साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका एक संगठन है। ठीक है, तो उनके एक संगठन को ही हम क्या बोलते हैं, भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं बैठक जो वर्तमान में 2020 में, जनवरी 2020 में कहाँ हुई है, बेंगलोर में हुई है। क्लियर हो गया। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 25 वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो देखिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको मैप के थ्रू समझाऊं तो आप देखिएगा ये है आपका सन, और सन के चारों ओर इस प्रकार से अर्थ इसके चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। तो अर्थ ये 21 जून है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो भारत कहाँ है, ये कर्क रेखा पर, ये भारत है, ये भारत है। ओके क्लियर हो गया। तो कर्क रेखा पे सबसे अधिक गर्मी यानी कि सूरज की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे कब पड़ती हैं, तो 21 जून को पड़ती हैं। अब जब 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय भारत में भी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो कर्क रेखा पर सूरज सबसे ज़्यादा कब चमकता है, 21 जून को। 21 जून को चमकने के कारण से उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून कहलाता है। ठीक है, तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून कहलाता है। और जब पृथ्वी यहाँ आती है तो ये तो हो गई आपकी इक्वेटर विषुवत रेखा। अब देखिए कर्क रेखा तो पहुँच गई ऊपर, है ना, ये कर्क रेखा यहाँ पहुँच गई, और जो मकर रेखा है वो अब सूरज के सामने आ गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो मकर रेखा पे अब सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है कब, 22 दिसंबर को। तो ये मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है ना। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जबकि कर्क रेखा पे सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इस कारण से 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा 21 जून, क्योंकि सूरज की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। आपको पता हो कि जो पृथ्वी है वो सीधी ना होकर अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि अर्थ जो है वो इस प्रकार से नहीं है, ये नॉर्थ है ये साउथ, इस प्रकार से नहीं है। अर्थ जो है इस प्रकार से है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, इस प्रकार से है। इसलिए जो इक्वेटर है वो सीधा ना होके कैसा है, तिरछा है।
और इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके ऊपर मकर रेखा। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और भारत कर्क रेखा पर ही स्थित है। आपको पता हो भोपाल के निकट से कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल के निकट से कहाँ से? तो भोपाल के निकट से आपका भोपाल और सांची के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो गया आपका? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, भारत जो है वो कहाँ पे है? वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। इस कारण से मई जून के महीने में हमारे यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और 21 जून को सूरज की किरणें डायरेक्ट कहाँ चमकती हैं? आपकी कर्क रेखा पर। इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच।